जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, आज है 11 जून और 11 जून में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा को लेकर के क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लेकर के उपस्थित हैं। यह क्लास हमारी करंट अफेयर को टारगेट करते हैं, जिसमें खासतौर पर हम आपके साथ में पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक पॉइंट जो रहता है वो हमारा पीआईबी ही रहता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है क्लास के पश्चात, तो आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, जिसका भी एक क्वेश्चन है आपको पूछ लीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या आज हम देखेंगे। आज क्या है आपके करंट अफेयर के इस पिटारे में। सबसे पहला टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वह है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2026 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 2026 के प्रीलिम्स में सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसमें मिक्स करके कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया था, और मिक्स कॉन्सेप्ट ये पूछा गया था स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी वो क्वेश्चन संज्ञान में है तो मिक्स ये था कि उसमें दो बातें पूछी गई थी। एक तो आपका एनवायरनमेंट को डेडिकेट कर दिया था, और दूसरा उसी क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एज ए ह्यूमैनिटी को रखा गया था। तो दोनों का मिक्स किया गया था। वहां पर ग्रीन ऑप्शंस भी देके रखा था, ग्रीन बॉन्ड, लेकिन वो सस्टेनेबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिला। तो उसको भी हम देखेंगे, जानेंगे इसको पूर्ण रूप से। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो डीएनए टेस्ट और निजता का अधिकार, डीएनए टेस्ट एंड राइट टू प्राइवेसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कई ऐसे डिसीजन अपने दिए हैं समय समय पर रहते हुए। राइट टू प्राइवेसी भी बहुत जरूरी है, और ये क्यों चर्चाओं में रहा है। अभी एक केस हुआ है 2026 में ही, और केस ये है कि एक पुत्र अपने पिता का जानने के अधिकार को लेकर के डीएनए टेस्ट कराना चाहता है कि मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं की संतान हूं, आप चाहे तो डीएनए टेस्ट करा लो। उसने ये सब कहा, और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई दी है कि पिता कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी, मेरा निजता का अधिकार हनन होगा, और पुत्र कह रहा है कि ये मेरे फादर हैं। अब फादर हैं, मैं इनका सन हूं, ये कैसे पता चलेगा। तो एक ही है, डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर दोनों का डीएनए मैच करता है तो बात एकदम सही है कि इट इज योर सन, और वहां पर क्या होगा, उसको भी न्याय मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक देखेंगे, भारत औद्योगिक विकास योजना के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ये डायरेक्ट प्रीलिम्स का फैक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है यूपीएससी एक फैक्ट पूछ लेता है। हाल ही में अभी निम्नलिखित में चर्चाओं में रहा भव्य पोर्टल। तो भव्य पोर्टल का संबंध किससे है, क्या करेगा यूपीएससी, यहाँ पे आपको इसको डबल कोमा में लिख देगा कि भव्य पोर्टल का संबंध किससे है, और 4 ऑप्शंस आपको दे देता है, फिर आपको बताना है कि किस तरीके से। चौथा जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सिपरी की रिपोर्ट, और मैं इस सिपरी की रिपोर्ट के बिहेव पर ही आपको बता दूंगा कि 10 वर्ष का विद्यार्थी 10 वर्ष का इतिहास बताने का प्रयास करेंगे, भविष्य 10 वर्ष का, और भविष्य बड़ा खतरनाक है इस सिपरी की रिपोर्ट का अगर बेस मान के आप चलोगे तो इसको भी देखेंगे कंटिन्यूअसली। 5वें नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौशल विकास और कौशल विस्तार और परिवर्तन के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस पे हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो मिशन है भारत सरकार का 2015 में स्टार्ट किया गया था, उसको बेसिकली जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो इसको भी हम देख लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको भी हम देख लेंगे, आपसे चर्चा परिचर्चा इसकी कर लेंगे। और बचा कुचा जो रहेगा हमारा यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कवर कर लेंगे। क्लियर। अच्छा, यूपी पीसीएस का चलिए बता देते हैं थोड़ा सा। एक विद्यार्थी का क्वेश्चन है तो क्लास को स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखो बाबू, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हो
तो बेसिकली क्या है, उसमें आपका जो क्वेश्चन आता है जीएस में 150 क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आता है? 150 क्वेश्चन आता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आप इसको कर देंगे 150, तो 300 का आपका होता है। वहां पर भी जो नेगेटिव पार्किंग रहती है वो 1/3 गलत होने पर काट ली जाती है। वहीं अगर सीसैट की बात कर लें, जो यूपीपीसीएस में जो सीसैट पूछता है, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछता है। कितने? 100 क्वेश्चन पूछता है, और इसमें आपको वही 33% लाना होता है। इसमें भी 1/3 का आपका नेगेटिव होता है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है, डालिए हेडिंग। पहला टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, पहला टॉपिक है आपका सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, और ये आपका जीएस पेपर नंबर 1 में आप रखोगे, और इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 में भी रख सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? हाँ, तो देखो चर्चाओं में क्यों रहा सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि अगर आप बॉन्ड को पहले समझो और इनको तोड़ देते हैं, दोनों शब्दों को, बॉन्ड को और सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ऐसा बॉन्ड, मतलब कि ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य जो क्या हो, जो आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट के क्या होना चाहिए, हितैषी होना चाहिए, उसको ही क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाता है सस्टेनेबल। उसी को क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल बोला जाता है। अब बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड मतलब कि इसका उद्देश्य होता है मार्केट से, बाजार से मनी उठाना। कहां से? मार्केट से जो पैसा है वो उधार लेना, एक निश्चित ब्याज दर पर, एक निश्चित समय सीमा के भीतर। तो इसी को बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल कोई ऐसा मार्केट से हम बॉन्ड जारी करके क्या कर रहे हैं? पैसा उठा रहे हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड बोलेंगे। वन फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर कोई कंपनी ने रिन्यूएबल ऊर्जा को लेकर के कोई बॉन्ड जारी किया, तो कैसा बॉन्ड होगा? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड होगा। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? हाँ, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ, देखो सस्टेनेबल बॉन्ड जो आपका नवोन्मेषी वित्त साधन होता है, जिसमें धन प्राप्ति विशेष रूप से क्या करते हैं? राजनीतिक संयोजन और ग्रीन व सोशल परियोजनाओं को वित्त पोषण, पुनर्वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या है? ऐसी परियोजना जो ग्रीन परियोजना है, प्लस सोसाइटी को इसके अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। तो ये देखने के लिए आपको मिलता है। इसमें ग्रीन और सोशल बॉन्ड के विपरीत सस्टेनेबल बॉन्ड जारीकर्ताओं के साथ एक सतत विकास, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, उनको पूरा करने की अनुमति देता है। वन फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा है कि वित्त साधन में पर्यावरण लक्ष्य जैसे रिन्यूएबल ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण और सामाजिक लक्ष्य जैसे कि हेल्थ और किफायती आवास और शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। टर्मोलॉजी को समझो। आपसे केवल क्या पूछेगा? डायरेक्टली पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में चर्चा की गई है, तो नीचे ऑप्शन दे देगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड है ना, ब्लू बॉन्ड, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो यूपीएससी। या फिर ऊपर दे देगा डबल कोमा में इसको रख करके कि सस्टेनेबल, जो आपका सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड है ये किसके बारे में है, और मतलब कि इसकी क्या क्या व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? आपके बन जाते हैं, आपके बन जाते हैं। क्लियर? हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोर्ड। अगर मैं कहूं आपका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आप मार्केट से क्या कर रहे हैं? मनी, विटामिन एम उठा रहे हैं, तो आपका जो पैसा है वो बेसिकली इत्यादि के लिए जाना जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोले सर बिल्कुल। वैश्विक ढांचे की बात कर ले, वर्ष 2018 में क्या हुआ था? आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ द्वारा औपचारिक रूप से इसको मान्यता मिली। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड एक ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड, मतलब कि जीएसएस बॉन्ड मार्केट का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। घरेलू जो नियामक निगरानी की बात कर ले यहाँ पर, तो भारत में इसका जो विनियमन रेगुलेशन करता है वो कौन करता है? वो आपका सेबी करता है। क्या करता है? वो आपका सेबी करता है, जो भारत में इसका रेगुलेशन कोई संस्था के रूप में है। जो धनराशि प्रयोग में स्पष्ट विवरण और अनिवार्य तृतीय पक्ष सत्यापन होता है, फंड आवंटन, गुणात्मक प्रभाव, सतत रिपोर्टिंग होती रहती है, ये सारी चीजें होती हैं।
कि धनराशि का उपयोग संसाधन आधारित किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो इसका रेगुलेशन कौन करता है सर? इसका रेगुलेशन करता है आपका सेबी। कौन करता है बाबू? सेबी आपका इसमें रेगुलेट करता है, इसको देखता रहता है। कई बार क्या होगा आपसे, क्योंकि डिफरेंट पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए हाँ सेबी करता है। यहां पर एक साइड में क्या है, बॉन्ड के प्रकार हैं, प्राथमिक ऑब्जेक्ट क्या है इसका, धनराशि का उपयोग कहां पर होगा और मुख्य अंतर क्या है। जैसे कुछ यहां पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मेरे साथ क्या कर सकते हैं आप नोट डाउन, अन्यथा आपको पीडीएफ तो इसका मिलेगा टेलीग्राम पे। पहला देखिएगा बॉन्ड, पहला बॉन्ड है ग्रीन बॉन्ड। अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, मतलब कि आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को कर रहे होंगे, आप फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे होंगे, तभी आपका क्या है ये देखने के लिए आपको मिलता है। तो इस पर क्या है, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव होता है और विशेष रूप से हरित परियोजनाओं को लिए सख्ती से अलग किया जाता है कि आपका जो पैसा है वो किस पर रहेगा, जो आपकी हरित परियोजना है, ग्रीन आपकी स्कीम है उस पर लगेगा। ये केवल जलवायु और पर्यावरणीय लाभ पर केंद्रित होता है। किस पर होता है ये ध्यान में रखना। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, केवल जलवायु और पर्यावरण लाभों पर ध्यान में रख करके किया जाता है। इट इज क्लियर। दूसरा आता है आपका सोशल बॉन्ड। सोशल बॉन्ड की बात कर ले तो इसका उद्देश्य होता है संवेदनशील सीमांत या फिर उपेक्षित संख्या को लक्षित करना। यहां पर सोशल लिखा गया है, सो सामाजिक ध्यान में रखते हुए सकारात्मक परिणाम घोषित किया जाता है। विशेष सामाजिक परियोजनाओं के लिए सख्ती से अलग किया जाता है। तो सोसाइटी को ध्यान में रख करके जारी किया गया क्या, और संवेदनशील वर्ग, जैसे सर आप बताइए ना कुछ, जैसे मैं बात कर लूं वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और SC ST या फिर मैं कहूं ऐसे वनरेबल जो पर्सन है उनको ध्यान में रखते हुए, वुमेन को ध्यान में रखते हुए इसको क्या है जारी किया जाता है, ताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। तीसरा जो बॉन्ड आता है वो आता है आपका सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, जिस पर मैंने अभी आपकी बात करी थी कि ये संयुक्त पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव दोनों की बात करता है। मतलब कि इसमें क्या है, सोसाइटी, ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड दोनों का मिक्स किया गया, इसी को सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड कहा जाता है। यूपीएससी ने 2026 में इसी पर क्वेश्चन पूछा था बाबू। इट इज क्लियर। हाँ, उसके साथ साथ एक चौथा भी है आपका सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड जो आपका बॉन्ड है, इसको देख लो। ये पूरे संस्थान में स्थित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, विशिष्ट परियोजनाओं पे नहीं जुड़ा होता है। ये वित्त शर्तें, सततता, प्रदर्शन, लक्ष्यों को बेसिकली अगर हम बात कर ले, ये है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड आपका बॉन्ड। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपके गोल्स होते हैं उनको टारगेट करते हुए इसको जारी किया जाता है। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। इट इज क्लियर। इट इज क्लियर। बिल्कुल सर जी, एकदम क्लियर। हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने यहां पर देखने का प्रयास किया, पहला जो टॉपिक हमारा रहा वो रहा सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड ना केवल हमने देखा, जाना, ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड के बारे में भी, SLV के बारे में भी हमने आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करी। इट इज क्लियर या नो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन जो यूपीएससी का है, इसको जरा करिएगा। भारतीय बॉन्ड बाजार और ऋण संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय बॉन्ड बाजार और ऋण बाजार। बहुत ही सिंपल सा है एकदम, आपको इजी वे में इसका आंसर क्या है कमेंट्स में कर देना है। देखो पहला, घरेलू लिंक्ड यील्ड, मतलब कि ये कह रहे हैं घरेलू जो बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड प्रतिफल जिसको हम कहते हैं, और बॉन्ड की बाजार कीमतों के बीच एक सीधा और सकारात्मक पॉजिटिव संबंध होता है। नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर आपकी मान लीजिए जो रेट है मार्केट में, जो मनी रेट है, अगर वो बढ़ जाती है, मान लीजिए वो बढ़ जाती है, तो जो बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड है इसकी जो यील्ड है ना, ये भी क्या होगी, आप देखोगे बॉन्ड जैसे मान लेते हैं ये बढ़ गया, रेट बढ़ गई, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, इससे मार्केट के अंदर जो पैसा है, मनी है, वो कम हो जाएगा। और यदि मनी कम हो जाएगा तो इसकी जो डिमांड है ना वो कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड कम होने के पश्चात इसके जो प्राइस है ना वो हाई कर जाएंगे। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या है, गलत है, एकदम गलत है। पैसा नहीं होगा तो मुझे एक बात बताओ भाई, आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं आपके पास में, तो बॉन्ड जो है ना इसका जो प्राइस हम आप कीजिए, इसका जो प्राइस है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डिमांड कम है तो प्राइस भी कम है। सो सिंपल। तो पहला स्टेटमेंट गलत।
दूसरा, अब देखो पहला गलत है, ए आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा। भारत के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जुटाए गए धन का उपयोग सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। क्या पूछा गया आपसे? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब देखो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात कर ले तो ये किसके लिए करा जाएगा? ये तो क्लाइमेट चेंज, किसके तहत? क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है, तो ये बात गलत है। भारत में राजस्व आधारित म्युनिसिपल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बेस्ड म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लिए परियोजना से उत्पन्न राजस्व को वित्त संसाधनों द्वारा ट्रैक किए जाने पर एक अलग एग्रो खाते, मतलब कि एग्रो अकाउंट रखना होता है। बिल्कुल, एक इसका सेपरेट अकाउंट बनता है और इसके अंतर्गत ये रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी का दूसरा गलत है। और यदि थर्ड स्टेटमेंट सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3, ओनली 3, केवल 3। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थी, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका देखिए, आप में से कोई मुझे बताएगा, हाँ बिल्कुल मानसी आपका ठीक है एकदम। देखो आप में से मुझे कोई बताएगा इसको आप किस जीएस पेपर नंबर में रखोगे? देखते हैं आप कितना जानते हैं, है ना, देखते हैं आप कितना जानते हैं, आपको कितना सिलेबस याद है, देखते हैं, इस बात से चेक हो जाएगा। तो ये डीएनए टेस्ट और निजता के अधिकार की बात हो रही है। ये आपको बताना है किस जीएस पेपर नंबर में इसको रखेंगे, जीएस 2 में रखेंगे या फिर 3 में रखेंगे। अब ये है क्या मांजरा? क्या हुआ? देखो मांजरा हुआ है एक फादर और एक सन, मतलब कि जो पुत्र है वो पिता से कह रहा है, वो पिता से कह रहा है कि आप मेरे पिता हैं, क्या हैं? आप मेरे पिता हैं। और पिता पुत्र से कह रहा है कि बेटा मैं आपका पिता नहीं हूं, मैं आपका फादर नहीं हूं, आई एम नॉट योर फादर। उन्होंने साफ साफ कहा। अब बेटे ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं आपका पिता नहीं हूं, तो मैं सीधा क्या करूंगा? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मुझे भी जानने का अधिकार है कि मेरा फादर कौन है। तो उसने यही यूज किया और वो चला गया कहां? सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके हम इस पर सुनवाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आपका राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल आपका अधिकार रहेगा, लेकिन ये जो पुत्र है, ये जो बच्चा है, इसको भी तो जानने का अधिकार है कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है, मैं किसका पुत्र हूं, इसको भी तो ये राइट है। बोले बात ये भी ठीक है। तो यहां पर पुट्टू स्वामी जो केस है 2017 का, जिसमें राइट टू प्राइवेसी निकल करके आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार बनाते हुए कहा कि देखिए आपका राइट टू प्राइवेसी जो है वो बना रहेगा, लेकिन हम आपका हनन नहीं करेंगे, परंतु जो पुत्र है, जो बच्चा है, उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होगा। और एक बिना पिता की संतान, मतलब कि आप समझ सकते हैं सोसाइटी उसको क्या कहती है, मैं उन शब्दों को इस क्लास में नहीं बोलना चाहूंगा। तो इसलिए पुत्र का आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलाया, कहा आपकी राइट टू प्राइवेसी बनी रहेगी, लेकिन डीएनए टेस्ट होगा मात्र आपका, और ये चेक किया जाएगा दोनों का, इस बच्चे का और आपका, कि आप इसके पिता हैं कि नहीं, और आपकी जो है निजता वो गोपनीय रहेगी। परंतु इस बच्चे को भी ये अधिकार है, अन्यथा इसका फंडामेंटल अधिकार ये क्या होगा? छिन जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अन्यथा उसको क्या बोलेंगे कि बिना पिता का बच्चा है, बिना पिता की संतान है, पता नहीं किसका पुत्र है। तो अब उस पर कलंक लगेगा, तो ये चीजें आपको देखेंगी। इट इज क्लियर? बिल्कुल, साक्षी ने एकदम सही कहा है कि सर इसको दोनों में रखेंगे, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल दोनों में रखेंगे। इसको जीएस पेपर नंबर आप 3rd में भी रखोगे और इसको आप कहां पर रखोगे? 2nd में भी रखोगे। 2nd में रखोगे राइट टू प्राइवेसी और 3rd में रखोगे आप 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है पूरा मामला जो मैंने आपको समझा दिया। आइए जरा इसको देख लेते हैं और इस पर क्या क्या क्वेश्चन है, जो भी है उसको अब जान लेते हैं। क्लियर हुआ? बोलो चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? डीएनए टेस्ट और निजता का अधिकार बिल्कुल दोनों हो सकता नहीं, दोनों ही है। चलो देखो, द हिंदू में छपे लेख पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे एक पितृत्व विवाद, मतलब कि पैटर्निटी डिस्प्यूट में डीएनए टेस्ट का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और इसके साथ ही बच्चे के अपने जैविक माता पिता को
जानने के वैध अधिकार और कथित पिता के निजता के मौलिक अधिकार राइट टू प्राइवेसी के बीच एक जटिल कानूनी टकराव को संबोधित किया और इसमें एक सरलता से यही बात कही। और यदि आप भी होते सुप्रीम कोर्ट के जज या आप भी यहां पर न्याय करते तो आप भी यही कहते कि देखिए मान्यवर, आपका राइट टू प्राइवेसी बना रहेगा, हम ऐसा नहीं आपकी प्राइवेसी लीक कर देंगे, बट हम ये जो बच्चा है ना, ये जो शन है, ये जो आपको पिता बता रहा है और आप मना कर रहे हैं, ये जो गतिरोध है और इसको भी जानने का अधिकार है कि मेरे जैविक माता पिता कौन है, तो इसको भी न्याय मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट सबको देता है न्याय। एक पिक्चर यहां पर लगा दिया गया है, यहां पर एक वुमेन है, एक व्यक्ति यहां पर है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत सारी चीजें राइट टू प्राइवेसी वगैरह वगैरह चीजें रखी गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आज के समय में राइट टू प्राइवेसी किसी की रही नहीं है। हम इतने सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, है ना, यहां तक कि हमने चैट जीपीटी को हमने पूरा डाटा दे दिया, हमारी हाइट क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारी एज कितनी, हम किस की तैयारी करते हैं, हम कहां पर रहते हैं, हमने सब बता दिया उसको, मजे मजे में उसको पूरा डाटा दे दिया है। देते हैं कि नहीं? बिल्कुल। वो पूछता है आपसे, आप मुझे अपना और जानकारी दे तो मैं और अच्छे से चीजों को बता सकूं। बेसिकली वो डाटा इकट्ठा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यूपीएससी का देखो, मैं तो कहूंगा भाई यूपीएससी एक क्या है, ये लोकल में कहते हैं सट्टा है, एक गेम है, सांप सीढ़ी का गेम है, सिंपल सी बात है। तो यूपीएससी को आप इतना बेच ना बना करके चलेंगे मेरे को यूपीएससी तोड़ रहा है, यूपीएससी तोड़ रहा है, तो जिंदगी भी टूट सकती है ना। थोड़े से फ्लेक्सिबल बनिएगा, चीजों को अपने अनुकूल रखिएगा। अगर हाँ आप इतने सक्षम हैं, आपको लगता है मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत सक्षम है, मुझे चाहे जितने मेरे अटेम्प्ट है मुझे इतने देने हैं और मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट में, तो फिर दम लगाकर चीजों को करते रहिएगा, निश्चित आपका निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। अब इतनों का निकल रहा है आपका भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, आप भी तो ह्यूमन है, आपके भी तो वही सारी चीजें। खैर, तो देखो आओ जरा बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ, संवैधानिक संघर्ष की अगर हम बात कर लें तो ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य डीएनए परीक्षण को केवल पितृक निर्धारण करने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता था। हालांकि जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले के फैसले के बाद राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में सुदृढ़ किया गया। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय यह स्वीकार करता है कि जबरन डीएनए परीक्षण किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वच्छता और निजता में हस्तक्षेप करता है। लेकिन यहां पर तो यही हुआ, जो फादर था, जो वो पुरुष था, वो कह रहा था मैं तो नहीं कराऊंगा डीएनए टेस्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कराना तो आपको पड़ेगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि इस बच्चे का भी अधिकार है। कहा जाता है ना कि आप अपने अधिकार के लिए दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकते और आपके जो फंडामेंटल राइट है वो लिमिटेड है। अब इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान, और संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। तो बेसिकली मैं कहूं तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो डिफाइन करता है क्या चीज संविधान में है और कितनी गहरी है और कितनी ऊपर है। खैर, वैधता की वैधानिक धारणा की बात कर ले तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 116 के द्वारा प्रतिस्थापित के तहत एक वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को कानूनी रूप से वैध माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं ये ए है और इसका विवाह हो जाता है बी के साथ में, अब इनके द्वारा कोई भी संतान जन्मी होगी ओ, तो वो तो इनका बच्चा होगा और इसको जानने का अधिकार है। क्लियर? हाँ बिल्कुल, तब तो आप करते रहिएगा। और लेकिन मैं यही कहूंगा, जिसकी भी फैमिली सपोर्ट कर रही है बहुत ही अच्छी बात है, और मैं तो कहूंगा अगर आप गर्ल्स हैं और आपकी फैमिली लगी हुई है तो थैंक्स है उन पेरेंट्स को, उन फैमिली के मेंबर्स को, मेरी तरफ से उनको कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है ना। हाँ, तो आप यूपीएससी की तैयारी करिएगा, सेंट्रिक आपका यूपीएससी होना चाहिए, लेकिन पैरेलली बहुत सारी परीक्षाएं यूपीएससी कराती है, स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, आप उसको भी दीजिए, क्योंकि अगर आपका उधर एग्जाम निकलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो जो फेलियर आप हो रहे हैं वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो आपके सक्सेस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कानूनी समझ है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला देखो, गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल एक मामला हुआ था 1993 में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसने कहा कि वैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग पहले विकल्प मतलब कि फर्स्ट रिसोर्ट के रूप में नहीं किया जा सकता। इससे यह व्यवस्था दी गई थी, पितृत्व पर विवाद करने वाले साक्ष्य को चिकित्सा परीक्षणों का आदेश दिए जाने से पहले पहुंच की कमी, प्राइमा फेसी मामला स्थापित करना होगा। तो यह बात कही गई थी किसमें? आपका 1993 में। उसके बाद 2005 में फिर एक मामला उठा, बनारसी दास बनाम टीकू दत्ता 2005 का मामला। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया
कि डीएनए टेस्टिंग का निर्देश नियमित रूप से सामान्य तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए, इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने एक केस में बनारसी दास बनाम टीकू दत्ता मामले में कह दिया था कि भाई अगर कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, यदि वहां पर आवश्यकता है तो वहां पर होना चाहिए, लेकिन सामान्य यूं ही एवं नहीं हो जाना चाहिए मुंह उठा करके चलो डीएनए टेस्ट कराओ, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर कोई असाधारण परिस्थिति है और बहुत ही ज्यादा उलझन जैसी स्थिति बन गई तो होना चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा इनों का आया मामला 2014 में, यह था आपका नंदलाल वसुदेव बंडवाइक बनाम लता नंदलाल वंडकवाई। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने दृष्टिकोण का विस्तार देते हुए कहा, फैसला सुनाया कि जब निर्णायक कानूनी धारणा और सटीक वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे डीएनए टेस्टिंग आपस में टकराते हैं तो वैज्ञानिक सत्य ही होना चाहिए। देखना जरा यहां पर क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, किसमें 2014 मामले में जो नंदलाल वसुदेव बंडवाइक बनाम मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मान लीजिए निर्णय और डीएनए, निर्णय और आपको जो वैज्ञानिक सटीकता है, साक्ष्य है, दोनों आपस में टकरा जाए तो उस कंडीशन में किसको आप वरीयता दोगे, तो उसमें हम साइंस को वरीयता देंगे, किसको, विज्ञान को वरीयता देंगे। हम किसको देंगे, विज्ञान को वरीयता देंगे। इस बात को ध्यान में रखना। 2014 में कहा। बात यही खत्म नहीं हुई, फिर एक और आया था रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी मामला था 2014 का। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह से इतर जन्मे बच्चे, जरा समझना, बोले सर ये मामला थोड़ा सा कठिन है। विवाह से इतर जन्मे बच्चे के अधिकारों को जैविक पिता की निजता के दावों पर प्राथमिकता देते हुए कानूनी रूप में डीएनए परीक्षण करने की बाध्यता निर्धारित की गई। मैं आपको इसका एक अपना देखा हुआ अपनी आंखों से एक केस बताता हूं। देखिए केस क्या है जरा समझना, बिल्कुल सेम बता रहा हूं एकदम। कई बार क्या होता है, आज की जनरेशन जो है जेन जी, अब देखो है तो है भाई, कुछ दोष भी है, कुछ चीजें भी है मॉडर्न, आप मॉडर्निटी के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, क्योंकि आज के समय में गर्ल्स और बॉय लिविंग रिलेशनशिप में वो रहते हैं एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड। मैं गलत नहीं बता रहा हूं कि ये गलत चीज है, नहीं गलत नहीं है, ये अच्छी चीज है कि आप अगर मैरिज में जा रहे हो उस व्यक्ति के साथ तो आपको जानने का पूरा राइट है। आप उसको जान गए 2-3 साल पहले कि कैसा व्यक्ति है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने सप्तपति नहीं लिया, आपने निकाह नहीं किया है ना। हाँ, लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। मेरे पास के गांव में ही क्या हुआ था, मक्का का मेज का एक खेत था। वहां पर आप यकीन नहीं मानोगे, जो मार्केट वाला थैला होता है, पोलोथीन जो होती है जिसमें हम बाजार से सब्जियां लेकर के आते हैं, उसमें एक नवजात शिशु था, बिल्कुल एकदम मैं कहूंगा वो खून में लथपथ था। लड़की थी, वो बच्ची थी, बड़ी क्यूट सी सुंदर सी, मैंने भी देखी थी वो। और उसको मतलब कि आप जरा समझिएगा, मतलब कि उसकी डिलीवरी हुई है मक्का के खेत में और उसको थैले में बंद करके उस कपल ने, जो भी था, कौन था पता नहीं, उसको वहां पर रख के चला गया। अब जरा सोचो ये कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। वो उसको रख के वहां पर चले गए। अब जिसकी मक्का थी रेड से, अब उनके पे पास भी कोई संतान नहीं थी, जिनका वो खेत था उन पे कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी, और उनकी एज लगभग 45-50 के आसपास थी। तो जब वो माताजी गई थी जिनका वो खेत था, तो उनको उसकी आवाज आई थी उस बच्चे की रोते हुए। तो उन्होंने जब देखा तो पूरी खून में लथपथ थी। उन्होंने पूरे उसका और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली उसको लिया और पूरे गांव ने, आस पड़ोस के गांव ने उसको सपोर्ट किया। तो बड़ा ही ऐसा लगा। 2 चीजें मैंने वहां पर देखी, एक खुशी का माहौल देखा और एक उस पेरेंट्स जो थे जो उसको छोड़ के गए थे, अब पता नहीं कौन थे, लेकिन आज मुमकिन है, सरकार के पास में आधार कार्ड है, सबका डीएनए आप देखोगे थंब तो है, तो उस बच्ची का अगर वो चाहे तो वो निकलवा सकती है, क्योंकि वो ज्यादा दूर के तो नहीं होंगे, आस पड़ोस के होंगे, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर एरियाज के ही होंगे और कहीं के नहीं होंगे। तो वो चीजें देखने के लिए मैंने देखी, वो बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से चीजों को देखा। तो वहां पर इस बात को रखा गया 2014 में रोहित शेखर बनाम नारायण दत्ता तिवारी मामले में। इसमें इसी बात को उठाया गया कि विवाह से इतर जन्मे बच्चे के अधिकारों को जैविक पिता की निजता के दावे पर प्राथमिकता देते हुए कानूनी रूप से डीएनए परीक्षण कराने की बाध्यता निर्धारित की गई है। वन फॉर एग्जांपल एक और केस बताते हैं। वन फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा मैरिज के बाद में भी जो अफेयर है वो होते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है,
अब ये बी है, बी मान लेते हैं पुरुष है, ए मान लेते हैं महिला है, तो महिला के पता चल रहा है किसी और पुरुष के साथ में संबंध है, और जो मेल है ये जो बी है इसके किसी और महिला के साथ में संबंध है। ये हो रहा है सोसाइटी में बहुत, मैं कहूंगा पैरेलली चल रही है एक प्रक्रिया कि जो हस्बैंड है वो तो चले गए ऑफिस और पता चला वाइफ किसी और के साथ में चली गई रेस्टोरेंट, पता चला जो हस्बैंड है वो ऑफिस के नाम पे कहीं और ही घूम रहे। तो उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न है, अब उनका पेरेंट्स कौन, पता चला वो हस्बैंड था, वो आप देखोगे मैरिड पुरुष था या स्त्री थी, अब वो जो अनमैरिड के साथ में उन्होंने रिलेशन बना लिया और वो चले गए, सेक्सुअल संबंध हुए और फिर उनकी डिलीवरी होगी, बच्चे हो गया। अब उसका पेरेंट्स कौन, क्योंकि वो तो अनमैरिड है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, भैया अगर जन्मा आपसे है और डीएनए टेस्ट हुआ और आपका पाया गया तो परीक्षण के बाध्यता निर्धारित करेगी, फिर आप उसके पिता होगे। और रीजन एंड दैट कि अगर आपके पास जो भी संपत्ति होगी, जैसे आपकी अदर संतान थी, आपके अदर बच्चे थे, उसी तरीके से उसको भी राइट होगा। और न ये केवल नॉर्मल सी चीज है, न ये केवल आज के समय में नॉर्मल सी चीज है, बल्कि ये जो फिल्मी इंडस्ट्री है उसमें भी कई ऐसे केस सामने आए। किसी ने कहा ये मेरा पुत्र नहीं है, मरने के बाद कहा गया कि मैं तो इनकी बीवी थी, मेरे साथ तो इनके बहुत ज्यादा संबंध थे। बॉलीवुड में ये हमारे भारतीय सिनेमा में चीजें आई, कई ऐसे एक्टर्स का केस भी इसमें रहा था। खैर, तो ये हालांकि बहुत ही ज्यादा चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये उसके ऊपर केस, अब मेरे को रिकॉल हुआ तो मैंने आपको बताया एज ए रीजन है, क्योंकि सोसाइटी मेरा सोशियोलॉजी रहा है तो ऑप्शंस वहां पे बहुत सारे केस मैंने पढ़े, तो ये मस्तिष्क में आ जाता है। खैर, उसके बाद में क्या हुआ, 2005 में एक और केस था जिसमें बोलते हैं इवान रतीनम बनाम मितलन जोसेफ, जोसेफ करके याद रखा जाता है, 2025 का ये मामला था, जोसेफ केस। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना फैसला दिया और कहा कि वह किसी बच्चे को डीएनए टेस्ट की मांग करने पर अप्रतिबंधित अधिकार नहीं दे सकता और न ही वह किसी कथित पिता को निजता के मुद्दे के पीछे की पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता। मतलब कि कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि अगर कोई बच्चा कहता है कि देखिए सर ये जो व्यक्ति है ये मेरे पिता है और आपको यकीन नहीं तो मेरा डीएनए टेस्ट कराइए और आप इनका डीएनए टेस्ट कराइए, तो उस कंडीशन में डीएनए ये होना अनिवार्य है। ये बात 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। इसके बजाय न्यायालय को अवैधता के संभावित सामाजिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बच्चे की मानसिक संतुष्टि, मतलब कि जिसको बोलते हैं सांत्वना की इच्छा को संतुष्ट करते हुए टेस्टिंग की अति आवश्यकता का सख्ती के साथ मूल्यांकन करना चाहिए। वर्तमान के निर्णय इसी बैलेंसिंग रेटिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें न्याय के हित में बच्चे की पहचान व मानसिक संतुष्टि की वेद खोज के सामने कथित पिता के निष्ठा के मामले अधिकार को सावधानी पूर्वक मापा जाता है। मतलब कि वहां पर राइट टू प्राइवेसी भी आपकी बनी रहेगी और उसके साथ साथ जो बच्चे की मानसिकता है कि बिना पेरेंट्स का, बिना पिता का पुत्र कैसे हो सकता है, नाजायज बच्चा है, मैं कहूँगा इतने अभद्र शब्द बोले जाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते उस सोसाइटी में, उसके फ्रेंड सर्किल ग्रुप में। क्लियर? हाँ, तो ये चीजें रखी गई हैं। तो अगर ऐसा किसी का है तो अब उसको राइट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप जाइए आराम से आप पूछिए कि सर ये मेरे पेरेंट्स है और ये मना कर रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा जैसे जॉब लगने के बाद में कुछ ऐसे डॉटर या सन होते हैं कि अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, कहीं भी रोड पे छोड़ देंगे और आप शिफ्ट हो जाएंगे सिटीज में, उनका ना देखेंगे कि कहाँ जी रहे हैं कहाँ मर रहे हैं। मतलब कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता है ना, कि अपने पेरेंट्स को ही छोड़ दिया और वो अकेले संतान है अपने माता पिता के, पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे और माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे या जो भी इस तरीके से, और ये दोनों ही तरीके से ज्यादातर देखा जाता है। अब देखो 2021 का क्वेश्चन है, क्या है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट टू प्राइवेसी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया गया। अब इतना सारा मैंने आपको बता दिया है, तो राइट टू प्राइवेसी ये तो इजी हो जाता है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट्स में इसका आंसर आप लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है।
क्या होता है, अर्थित होता है। तो ये किस में इसकी चर्चा परिचर्चा बताई गई है, ये आपसे पूछा गया। वेरी गुड, आपका आंसर एकदम सभी का सही आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 21 एंड जो पार्ट है पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स 3, तो उसमें गारंटीगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इट इज क्लियर, यू नो, यहां तक बोलो चीजें एकदम क्लियर है कि नहीं, मजा आ रहा है क्लास। देखो आप जितना भी अपने आस पड़ोस की चीजों को कोरिलेट करके इसको पढ़ोगे, रिलेट कर पाओगे अपने आप को वहां पर, तो चीजें बहुत बेटर हो जाती है और सब्जेक्ट जो है, कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपके लंबे समय तक वो क्या है, मस्तिष्क में रहता है। अब ये एक फैक्ट है, प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एकदम प्रीलिम्स ओरिएंट है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है, भव्य पोर्टल। आपसे केवल क्या पूछा जाएगा, डबल कोमा में दे देगा कि भव्य पोर्टल का संबंध किससे, दैट्स इट, बस, और इसके ज्यादा कुछ नहीं देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ, तो देखो क्या है ये भव्य पोर्टल, ये PIBM हमने लिया है। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, एक भव्य पोर्टल है जो भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसको भव्य कहा गया है, ये भव्य पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा सर, इसका उद्देश्य केवल इतना है कि एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ जो आपकी औद्योगिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया है, औद्योगिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर में निवेश के लिए लगभग 100 विश्व स्तरीय ग्लोबली ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे और ये 6 वर्षों में लगभग 100 आपकी प्लाविंग किए गए हैं, प्लग एंड प्ले औद्योगिक बनाया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम इसको कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। दो बातें, किसने शुरू किया है, औद्योगिक मंत्रालय ने किया है। टारगेट क्या है इसका, देश भर में क्या होगा, लगभग आपके 100 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जो 6 वर्षों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अब इसमें करोड़ पैसे तो नहीं पूछेगा, कौन सी एजेंसी है, तो यह है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, जो इसको देखरेख करेगी। ये सारी चीजें, और इसमें कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस इतना ही था। चलिए, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन, ये जो आपका टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएस पेपर नंबर आपका 3 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएस पेपर नंबर ये आपका सेकंड से भी आपका बहुत जरूरी है। एथिक्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ना। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये चर्चाओं में रहा है सिपरी ईयरबुक 2026। क्या है, सिपरी ईयरबुक 2026। तो इसको जीएस कई जगह आप क्या है लगा सकते हैं, कई जगह इसको आप टच कर सकते हैं, कई में आप रख सकते हैं। स्पेसिफिक इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें ही रखोगे, जीएस पेपर नंबर 3, 4, मतलब ये आपका आ जाएगा। इसका आप रेफरेंस कहीं पर दे करके लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको जरा। देखो, द हिंदू में छपे लेख पर आधारित है, चर्चाओं में क्यों। देखो होता क्या है, सिपरी के बारे में पहले थोड़ा सा समझो। सिपरी है क्या, सिपरी अगर हम बात कर ले, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है ये, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका। बोले सर ये करता क्या है, इसका उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पर, इसका जो टारगेट होता है ये होता है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देख लें कि दुनिया भर में कितने हथियार हैं, क्या है, हथियार हैं दुनिया भर में, वैश्विक स्तर पर कितने हथियार हैं, इसमें आपके परमाणु हथियार भी शामिल किए जाते हैं। बस इतनी सी ये बात करता है। भारत कहां से ले रहा है, कौन सा देश कितना अपना हथियारों पर खर्च कर रहा है, इससे संबंधित चीजें इसमें पूछी जाती हैं, और कुछ नहीं है ये, बस इतना ही है। तो सिपरी क्या है, सिपरी वैश्विक स्तर पर हथियारों से संबंधित एक डेटा प्रकाशित करती है और बताती है किस देश के पास में क्या है, किस देश के पास में कितनी क्षमता है, कौन सा देश कितना बजट आप देखोगे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है अपने किस पर, हथियारों पर, परमाणु हथियारों पर, या आपके कोई भी वेपन पर। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर? हाँ, चलो देखो, एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है सिपरी ईयरबुक 2026 जारी करी है, जो वैश्विक हथियार निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे मुद्दे उजागर किए गए हैं कि भारत ने अपने परमाणु शस्त्र भंडारण का विस्तार किया है। तो इसने कहा, सबसे पहले पॉइंट क्या कहा, हाँ वेपन्स। इसने कहा कि भारत जो है ना, भारत इंडिया,
तो इंडिया क्या कर रहा है, अपने जो परमाणु शस्त्र भंडार है ना, उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, उसको और ज्यादा फैला रहा है, उसको और विस्तार कर रहा है कि हम और अभी बनाएंगे और अभी हम चीजों को करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के तहत अपनी कुछ परमाणु युद्ध सिरों को पहली बार परिचालित स्थिति में रखा है। मतलब कि देखो, इसका रीजन भी है अभी हमें क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्योंकि बेसिक कंडीशन ऐसी हो चुकी है ना, आज की वर्तमान की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, जरूरी है, क्या है, जरूरी है हमें इस पर खर्च करना। अब देखो, बुद्धं शरणं गच्छामि हुआ था 1945 में जापान का, उसने नतमस्तक हो गया था जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा था। लेकिन 2024 के पश्चात जापान ने अपनी जीडीपी का अगर मैं बात कर लूं तो 11% खर्च करना शुरू कर दिया है। किस पर, हथियारों पर। क्यों, उसको पता चल चुका है चीजें अब बहुत भयावह हो चुकी हैं, क्योंकि हर एक देश क्या है, अपनी स्थिति को दर्ज कराना चाहता है। तो भारत का है पीछे रहे। सबसे पहले देख लेते हैं भारत का क्या इस पे स्टैंड रहा है। देखो, पांचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है भारत। क्या नंबर का है, पांचवा। पहला पॉइंट आपके लिए यही है परीक्षा के लिए कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 5वें नंबर पर है सेना में खर्च करने वाला। लगभग हम 6% के आसपास जीडीपी का क्या कर रहे हैं, इसमें खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम है। इतना बड़ा देश है और हम इतने सेंसिटिव जोन में रहते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रक्षा बजट के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है और 2025 में अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी के बाद भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा। वर्ष 2024 की तुलना में भारत की रक्षा व्यय में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके साथ ही 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो हमने वृद्धि करी है इसमें और हमारी जो अभी स्थिति है वो 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। वर्ष 2025 में भारत का सुरक्षा वातावरण पाकिस्तान के साथ समार्थी परमाणु प्रतिद्वंद्विता, मतलब कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे के व्यापक रूप को प्रभावित कर रहा है। तो दो बातें, एक तो पहला हमारी साइड में क्या लगा हुआ है, पीओके, मतलब कि पाकिस्तान भी हमारे साइड में है, और इधर बढ़ता हुआ एक बहुत तीव्र गति से जो आगे भविष्य में अमेरिका को बीट करेगा, चाइना, उसको भी हमें ध्यान में रखना है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में आपका रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले वैश्विक जो प्रमुख हथियारों का बड़ा आयातक कौन रहा है, देखो वर्ष 2021 से 25 के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर यूक्रेन के बाद प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है। तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है आपका यूक्रेन। क्या करता है, यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार आयात करता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका भारत, जो दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। हथियार आयातक में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, 8.2% के आसपास आपको देखने के लिए मिल रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। परमाणु शस्त्रागार की बात कर ले, परमाणु शस्त्रागार की, तो जनवरी 2026 तक का डेटा इन्होंने लिया है और कहा कि भारत के परमाणु शस्त्रागार में अनुमानित 190 परमाणु युद्ध शीर्षक थे। अब इन्होंने एक अनुमान बताया, ध्यान रखना, ये एग्जिट डाटा नहीं है, ये एकदम स्पेसिफिक डाटा नहीं है। इन्होंने एक अनुमान, एक अजम्पशन निर्धारित किया कि जिस प्रकार से हर एक देश परमाणु हथियार बना रहा है तो भारत ने भी बनाया होगा, उसका पड़ोसी देश चाइना है वो भी बना रहा है, उसके साथ साथ आप देखोगे पाकिस्तान है वो भी बना रहा है, तो भारत भी स्वाभाविक रूप से बना रहा होगा। ऑब्वियसली बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, बनाना चाहिए। 190 नहीं 500 बनाने चाहिए, मैं तो ये कहूं, बिल्कुल बनाना चाहिए भाई, क्योंकि हमें हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है ये। इस्माइल बुद्धा की हम रहते हैं नोट फर्स्ट यूज पॉलिसी हम रखते हैं कि हम पहले नहीं छोड़ेंगे, अगर हम पे किसी ने छोड़ा फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना, फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको तबाह कर देंगे। तो हमारी ये पॉलिसी है। तो भारत का अनुमान बताया जा रहा है 190 परमाणु हमारे पास में क्या है, आप देखोगे युद्ध शीर्ष थे, जिसमें से 12 आपके तैनात हैं, 178 रिजर्व और स्टोरेज थे, जबकि इसके मुकाबले चीन के पास 620 हैं। प्रॉब्लम तो यहां खड़ी हो जाती है, 620 युद्ध शीर्ष हैं चाइना के पास में। अब लगा सकते हैं भारत कहां और चाइना का, मतलब कि अगर मैं बात कर लूं 2-6 तो 3 गुना बनाया पड़ा है चाइना। पाकिस्तान 170 युद्ध शीर्षक है, ठीक है, इसको तो हमने बीट कर दिया। एक बार तो 142 के आसपास था, दोनों में बिल्कुल इक्वल चल रहे थे, लेकिन हमने इसको बीट कर दिया। उसका रीजन है भारत एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, दोनों में बस ये अंतर है, और क्या है चीजें, है ना। हाँ,
इसके अलावा साइबर युद्ध एकीकरण की बात कर ले तो रिपोर्ट में मई 2025 के भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया गया, क्योंकि भाई अब वो पहलगांव जो घटना है मैं तो कभी नहीं भूलूंगा उस घटना को, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी वहां पर तैनात है, आतंकवादी या उग्र गतिविधियां होती हैं और वहां पर निहत्ती भीड़ पर जनरल डायर की तरह से निहत्ती भीड़ पर क्या है गोली चला दी जाती है और वहां पर लोग मारे जाते हैं। ये कैसी सुरक्षा है भाई। हाँ, इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दोनों देशों ने पहली बार सक्रिय सैन्य संघर्ष में साइबर ऑपरेशन को शामिल किया, जो कि दक्षिण एशिया में निवारक क्षमता के बदलते स्वरूप को रेखांकित करता है। बिल्कुल सही बात है, भविष्य तो आपका साइबर पर ही टिका हुआ है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा, आने वाले समय में जो चीजें होंगी वो साइबर ही खासतौर पर युद्ध आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल एमएन, बिल्कुल जो एमएन आप देखोगे नारवने की जो बुक थी उसकी बात हुई है। अब वो एक डिस्प्यूट मुद्दा है, वो पड़ा हुआ पेंडिंग में, उस पर मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है, जो सिस्टम में रहता है वो सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा जानता है भाई, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आइए जान लेते हैं वैश्विक स्थिति। तो भारत के 2 पॉइंट याद में रखना है, भारत क्या है 5वां है, कैवे नंबर का है 5वां, और दूसरा आप देखोगे सेकंड क्या है आयातक है, मतलब कि इंपोर्ट करता है क्या, किसके बाद में, यूक्रेन के बाद में। यूक्रेन ने क्यों किया सर, यूक्रेन की कमर तोड़ रखी है पिछले आप देखोगे 2022 से आज 2026 चल रहा है, 4 साल हो गए, अभी तक वो युद्ध यूक्रेन और रशिया का समाप्त नहीं हुआ, इसलिए वो लगातार क्या कर रहा है, चीजों को और ज्यादा अपने देश में ला रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। वैश्विक स्थिति देखो जरा, परमाणु हथियारों पर बढ़ती निर्भरता, जिसमें 9 परमाणु सशस्त्र देश हैं, कितने हैं 9, इस दुनिया में 9 है, 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई छुपा कर बैठा हो, छुपा रुस्तम भी हो सकता है ना इस देश में। इस दुनिया में 206 कंट्री है, तो कोई ना कोई ऐसा कंट्री हो सकता है जो छुपा रुस्तम होगा, अंदर ही अंदर काम पूरा कर रहा होगा, जब कभी भविष्य में देखा जाएगा तो हम तब आपको दिखाएंगे अपना प्रदर्शन, ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, 9 परमाणु कौन कौन से हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। अब देखो यहां पर एक और आएगा जापान, भविष्य में ये सिपरी रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा 2030 तक की जापान भी इसमें शामिल हो गया है, और पता नहीं कितनों के साथ हुआ। उसके पास देखो पैसे की कमी नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, उसके पास हर चीज है, लेकिन वो इस्माइल बुद्धं शरणं गच्छामि हो गया था ना उसका, उसने प्रोमिस किया था, लेकिन अब वो अपनी प्रोमिस तोड़ेगा और तोड़ने के पश्चात अपनी चीजों को अब बेटर करेगा, वो भी इनमें शामिल होगा। तो अभी 9 है, भविष्य में 10-11 हो सकते हैं, इसमें कोई दोहरा ग्रह नहीं है। चलिए, लगातार अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और राष्ट्रीय शक्ति के माध्यम से परमाणु हथियारों को अपनी निर्भरता को तेजी से बढ़ा रहे हैं। जून 2025 में नाटो सदस्य देशों ने 2035 तक सकल घरेलू जीडीपी का 5.0% एक नए सैन्य खर्च का लक्ष्य सहमत किया है। 2014 में निर्धारित पिछले का 2.2% के बेंचमार्क मानक से काफी अधिक है। मतलब कि जो आपका नाटो रहा, इस नाटो को भी समझ में आ गया कि हमको इस पर खर्च करना चाहिए, और इसने पहले क्या करता था 2.0% करता था, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया 5.0% कर दिया कि अब मैं इतना खर्च करूंगा। रीजन एंड दैट रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए यूक्रेन का सैन्य व्यय विश्व में सबसे अधिक रहा था। क्या है, यूक्रेन ने सबसे ज्यादा खर्च किया है किस पर, अब करे क्यों नहीं बेचारा, अब इतना टूट चुका है वो कंट्री, इतना टूट चुका, बर्बाद हो चुका है। उसकी कुल जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, बस इसी में है, आयात कर लो। और देखो इसका जो लाभ है ना, मैं आपको बता दूं, जो यूक्रेन वर्सेस आपका रशिया रहा है ना, ये जो वार चल रहा है 2022 से, इसका लाभ पूरा का पूरा लाभ यूएसए ने उठाया, पूरा लाभ यूएसए ने उठाया, कंगाल कर दिया यूरोप को, पूरा लाभ उठाया। रीजन एंड दैट देखो, एक तरफ क्या है, अपने जो हथियार है वो बेच रहा है, पूरा यूरोप में जाकर के बेच रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, वो रूस की शक्ति को आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से क्या कर रहा है, कम कर रहा है, उसको आप देखोगे लगातार नीचे की तरफ लेकर के जा रहा है। क्लियर हुआ? नहीं कुणाल, देखो चीजें बदल चुकी है। वो उस समय हम ना आजाद थे, ना उस समय जापान आजाद हुआ था पूर्ण रूप से, है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं डायनेस्टी था, उसमें भी तो राजशाही तंत्र था, और उस समय ना हम आजाद थे, हम गुलाम थे। और जो जापान है, जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वार में युद्ध लड़ रहा था, वो भारत से नहीं लड़ा, वो बेसिकली भारत में उपस्थित जो आपका ब्रिटेन शासक था, जो शासन साम्राज्य था, जो उपनिवेश था, उससे युद्ध लड़ रहा था। वो जापान कभी हमारे विरुद्ध नहीं जा सकता,
उसके संबंध और हमारे संबंध जो रहे हैं, क्योंकि हमने ही, हमारे देश ने उसको इस्माइल बुद्धा दिया है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपको ध्यान में रखना चाहिए, भारत ने ही उसको इस्माइल बुद्धा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जापान भारत के विरुद्ध जाएगा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जापान की, कई कंपनियां, जापान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में, तो कौन चाहेगा कि मैं आर्थिक रूप से वहां पर इतना कमजोर हो जाऊं, है ना। और चाइना को बीट करेगा तो वो जापान भारत का सहारा लेगा और खासतौर पर जो आपका इंडियन पैसिफिक रीजन है वहां पर अपनी शक्ति को सक्षम करेगा, है ना। जैसे नाटो उन्होंने बना के रखा, और भी कई ऐसे संगठन है। खैर, तो वो नहीं जाएगा, भारत के विरुद्ध तो नहीं जाना चाहिए। खैर देखिए, अमेरिका रूस प्रभुत्व रहे हैं, अब ये इनमें कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि दोनों के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 86% आपको देखने को मिलेगा। 2023 की सिपरी की रिपोर्ट में क्या था, लगभग 5800 के आसपास क्या था रूस के पास में था, और 5400 के आसपास में अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे, है ना। और अभी एक और चीज यहां पर देखने के मिल रही है कि जो न्यू स्टार ट्रीटी है ना, ये फरवरी 2026 में समाप्त हो गई है, खत्म, टाटा बाय बाय। राहुल कहते हैं गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब ये न्यू जो आपकी स्टार ट्रीटी थी जो फरवरी 2026 में समाप्त हो गई, अब इसमें कहा गया था कि आधुनिक कार्यक्रम चला रहे, चिंताजनक है क्योंकि ये समाप्त हो गया। अब जितना चाहे ना ये खर्च करेंगे, जितना चाहे ये परमाणु हथियार बनाएंगे, जितना चाहे ये चीजों को अपने स्तर पर रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई जो आपकी न्यू स्टार ट्रीटी थी समाप्त हो चुकी है। निशस्त्रीकरण की धीमी गति रही है, क्योंकि विश्व कुल परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आ रही है, क्योंकि अमेरिका और रूस कोल्ड वार के समय पुराने हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। देखो ये बात क्या है, इसकी झूठी बात है। ये क्यों झूठी बात है जरा समझना। ये कह रहे हैं कि कुल परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आ रही है, ये एकदम गलत बता रहा है, ये एकदम गलत बता रहा है। और इन्होंने क्या बात कही है, इसका रेफरेंस इन्होंने दिया है कोल्ड वार, और रूस और अमेरिका ये कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं कर सकते इस पूरी दुनिया में। आज जो मून पे कंपटीशन है ना स्टूडेंट्स, ये जो चांद पे कंपटीशन चल रहा है, बोले सर इसका यहां पर क्या संबंध है, ये कोई खोज का कंपटीशन नहीं है, जरा समझना। चांद पे आप कुछ खोजने से आपकी पृथ्वी का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि इतना महंगा है वहां पर जाना और आना, चीजों को करना बहुत महंगा है, इतना खर्च हो जाता है। छोटे मोटे देश की पूरी जीडीपी होगी, कई करोड़ लोगों का पेट पाल सकते हो, इतना खर्च होता है चांद पर कोई चीज बनाना और जाना, सारी चीजें करना, और मैन को लेकर के वहां पर बेसिकली ह्यूमन को लेकर के जाना। आपको बता दें ये केवल शक्ति प्रदर्शन होता है। क्या होता है, ये केवल शक्ति प्रदर्शन होता है और कुछ भी नहीं है। अमेरिका जो आज आर्टेमिस जो आपका मिशन है, आर्टेमिस मिशन सेकंड जो गया था, अब ये जो लेकर के जाएगा थर्ड, इसमें चाइना को बीट करना है। पहले रूस को बीट किया था, अब चाइना को बीट करना है कि देखो बाप बाप होता है, हम आपके बाप हैं और हम सर्वशक्तिमान हैं। ये केवल शक्ति प्रदर्शन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक बात बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, कभी चाइना, कभी अमेरिका और रूस हथियारों को कम करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, आप मान सकते हैं कि पुराने हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। पुराने हथियारों को कहां नष्ट कर रहा है? उसने तो यूक्रेन पर जाकर के बमबारी कर दी पुराने हथियारों से, और नए हथियार वो पैरेलल बना रहा है। रूस की तो अर्थव्यवस्था, और आप देखोगे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही इन पे चलती है, हथियारों पर अधिकतर। रूस क्या करता है? तेल बेचता है, कोयला बेचता है, गैस बेचता है और हथियार बेचता है। अमेरिका क्या बेचता है? हथियार बेचता है। सारे देशों में अमेरिका हथियार ही तो बेचता रहता है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आप नष्ट कर रहे हैं, पुराने किसी और को दे रहे हैं, नए बना रहे हैं, पैरेलल चीजें कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि यह कमी धीमी हो गई है। देखो यहां पर इन्होंने दे दिया, मैंने जो बात कही है इन्होंने इसको यहां पर कंप्लीट कर दिया। हालांकि यह कमी धीमी हो गई है क्योंकि देश अपने भंडार में नए और आधुनिक हथियार भी शामिल कर रहे हैं। यह पॉइंट यहां पर दिया गया है, एकदम पॉइंट दिया गया। इसलिए देखो मैं हमेशा से कहता हूं, मैं हमेशा से कहा हूं, लकीर के फकीर मत बनो। जैसे कोई आपसे कह गया कि पेड़ हरे ही होते हैं, तो आज पूरी दुनिया हरे ही मानती है। कोई कह गया कि ये सफेद रंग होता है, सब सफेद, कोई किसी ने आज तक ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये सफेद क्यों होता है। नहीं, बस सफेद तो कलर सफेद है, बस चल रहा है तो चल रहा है। किसी ने कह दिया, एक ने, उसने अपने तरीके से उसको क्लैरिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि देखो इसलिए सफेद है, व्हाइट। बट आज तक किसी ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये सफेद क्यों है। तो वैसे ही ये है
कि लकीर के फकीर मत बनो, चीजों को समझो, अपना मस्तिष्क यूज करो। मैंने जैसे ही लाइन पढ़ी मैंने कह दिया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान की स्थिति, भविष्य की जो स्थिति है वो कुछ खराब कंडीशन में है। तो इसलिए अब ये देश क्या कर रहे हैं, इसने कह दिया हालांकि यह है धीमी गति, यह जो है ये धीमी हो गई है, लेकिन ये देश क्या कर रहे हैं, अपने भंडारण में नए आधुनिक शस्त्र जो आप देखोगे हथियार शामिल कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर? हाँ, शांति रक्षा ढांचे की बात कर ले तो मार्च 2025 में लिथुआनिया मानवीय हथियार नियंत्रण संधि, जिसको कन्वेंशन ऑन क्लोस्टर मोशन से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा 5 यूरोपीय देश जिसमें एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से एंटी पर्सनल माइंस कन्वेंशन से भी अपना नाम वापस ले लिया। अब ये क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ये क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि जैसे अमेरिका विश्व के अन्य संगठनों से बाहर चला जाता है कि और बोल देता है मैं इसमें शामिल नहीं हूं बाबा, मैं तो इसको छोड़ दे रहा हूं इस संगठन को। उसी तरीके से दुनिया भर के कई देश हैं जैसे कन्वेंशन ऑन क्लस्टर, आप देखोगे मोशन से बाहर चले जा रहे हैं, जो मानवीय हथियार नियंत्रण संधि है उससे बाहर जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनको भविष्य दिख रहा है कि रूस कभी भी हमारे ऊपर भी मिसाइल डाल सकता है। अब हमें अपने आप आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा। हम केवल नाटो पर ही निर्भर नहीं रह सकते, हम केवल अमेरिका पर ही निर्भर नहीं रह सकते। इतने में अमेरिका आता है, इतने में जो आपका यूएसएसआर है, जो रशिया है, वो हमारा दिवाला निकाल देता है। तो इसलिए ये लोग भाग रहे हैं, ये अपने अपनी शक्ति को सक्षम बनाएंगे। सशस्त्र संघर्ष साल 2025 में सबसे अधिक मौतें यूक्रेन में दर्ज की गई, इसके बाद गाजा स्थान रहा। आप जरा समझ सकते हैं, मानव ही मानव का आजकल क्या है, खून चूस रहा है। ये स्थिति बहुत कंडीशन बुरी हो चुकी है। वैश्विक परमाणु संधियों पर भारत का रुख क्या रहा है? जो विभिन्न प्रकार की संधि, जैसे आप देखोगे एनपीटी की गई थी, सीबीटी की गई थी, सीटीबीटी की गई थी, तो इसका कुछ है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो भारत की बात कर लें तो भारत एनपीटी और सीटीबीटी, भारत ने अप्रसार संधि जो आपकी रही है एनपीटी या व्यापक परमाणु प्रतिरक्षा प्रतिबंध संधि, जिसको सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत तो बाबा इन दोनों में से कोई से में भी बाबू शामिल नहीं है, तो भारत ने तो इसमें शामिल नहीं होना है। बोले क्यों नहीं होना है? इधर चाइना बैठा है और इधर कौन बैठा है? इधर पाकिस्तान बैठा है, और इन पे कोई भरोसा नहीं है कभी हमारे ऊपर अटैक कर दें, इसलिए हमें भी कभी भी अटैक करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम इस पर अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। उसके साथ साथ निर्यात नियंत्रण व्यवस्था रही है, जैसे भारत का उत्तरदायी ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इसके पास 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में 3 सदस्यता शामिल है, जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था रखी गई है, जिसको एमटीसीआर बोलते हैं। वाशिनार का बिल्कुल सही है, और ऑस्ट्रेलिया समूह का भारत इनका सदस्य है, भारत इनका एकदम सदस्य है। अभी वाशिनार क्या है? इलीगल, अभी हथियारों की आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते इलीगल तरीके से। ऑस्ट्रेलिया समूह, यहां से आपको हथियार सप्लाई हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपकी क्या कर सकता है? मदद कर सकता है ना। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, कोई भी मिसाइल बनाओगे तो ये टेक्नोलॉजी आप शेयर भी कर सकते हो, या अन्य देशों से भी आप इसको टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। जैसे भारत ने ब्रह्मोस की बात कर ले तो भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस बनाया। भारत क्यों सुखोई 30 ले लेता है, भारत क्यों S-400 ले लेता है? यही रीजन है, यही रीजन है। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो आप देखोगे NSG के सदस्यों के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया समूह। परमाणु शस्त्रों के प्रतिबंध संधि 2017 में TPNW, और भारत TPNW का विरोध करता है क्योंकि इसमें परमाणु आयुधों के लिए एक व्यापक सत्यापन व्यवस्था का अभाव रहा, इसलिए भारत ने क्या है, इसको खासतौर पर नकार दिया। तो भारत इसमें शामिल नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, आप मानसी गलत बोल रहे हैं, ये फ्रेंड नहीं है, ये ऐसे को फ्रेंड नहीं कहा जाता है। फ्रेंड होता है जिसकी बराबर थोड़ी सी टक्कर होती है। फ्रेंड का मतलब क्या है? ऐसा जो आपकी मदद समय पर कर सके, ऐसा नहीं जो आपका ऋणी बनकर रह जाए, ऐसा नहीं जो आपका गुलाम हो जाए। यहां पर क्या है? यहां पर राजा और दास का संबंध है। किसमें सर? राजा है चाइना और दास है पाकिस्तान। बाप बेटे का भी संबंध नहीं है इसमें, दास और आपको राजा का संबंध है, किंग और उसकी जो प्रजा है, बिल्कुल उस तरीके से आपको मिलेगा। हाँ, तो ये दोस्त नहीं है। हाँ जी।
अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन, हालांकि और भी थे लेकिन एक क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 200 शब्दों में, आपके पास कंटेंट भी है, सारी चीजें हैं। प्रश्न ये है, ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना चाहिए? तो यहां पर सबसे पहले क्या है, आपको बताना है ऊर्जा। सबसे पहला पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का है वो है आपका एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इस पे आप लिखो ऊर्जा की आवश्यकता क्यों। रीजन है आपकी है क्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी है सर, तो इसको आवश्यकता है। आवश्यकता को पूरा कौन करेगा, नाभिकीय ऊर्जा। तो आप दूसरे पॉइंट पे क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे आप न्यूक्लियर एनर्जी। इसको आप बताओगे कि हमारी कंडीशन अभी क्या है, और इसी में रेफरेंस देकर के चिपका दोगे सस्टेनेबल ऊर्जा, उसमें सीक्वेंस लिख देना। इसका इतना है। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों और भयों की विवेचना कीजिए। तीसरे पॉइंट पे आपको इसके तथ्य बता देने हैं कि तथ्य क्या क्या है, ठीक है, 4-5 पॉइंटों में, और इसका भय क्या है, मतलब कि इसका खतरा। बेसिकली जब आप खतरा लिखोगे तो 2 पॉइंट जरूर लिखने हैं, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो 2011 का जो सुनामी आई थी चाइना में, सॉरी चाइना का नाम आ रहा है जापान में, तो उसकी आप बताओगे। वहां पर जो चीजें हुई थी परमाणु रिएक्टर में, वहां का समुद्र का पानी आ गया था, वो एक कंडीशन आप बताओगे। और रूस में क्या हुआ था, आग लग गई थी, विस्फोटक हो गया था, तो वहां पर भी कई लोगों की मौत हुई थी, तो उसको भी आप क्या है यहां पर बताओगे कि खतरे इसके कई हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लिख दोगे और फिर उसके बाद अपना निष्कर्ष लिख दोगे समाधान के रूप में। क्यों, देखो इसमें समाधान क्यों लिखना है, क्योंकि यहां पर भय की बात की गई लास्ट में, तो इसमें सुझाव देना अनिवार्य है। क्या देना है, इसमें सुझाव देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि खतरे पे आप नहीं छोड़ सकते ना। और यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी ऐसी होती है कि आपको सोल्यूशन चाहिए। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, खुद को आईएएस समझो ना, आप खुद को एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आप जब एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उस कंडीशन में आपको क्या है, सोल्यूशन करना चाहिए। प्रॉब्लम है आपके सामने तो सुझाव देना अनिवार्य है, क्योंकि भय की बात की गई है। इट इज क्लियर? तो आप इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं बहुत ही जीबी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2020 का था, और क्वेश्चन क्या था देखिएगा, प्रश्न 2020 में था यूपीएससी में। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपाय के अंतर्गत रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? तो ये इससे पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना हम पूर्ण रूप से डिपेंड है किसके ऊपर, केवल और केवल हम आयाती करते रहेंगे, आयाती करते रहेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ हमारे पास में अपनी सप्लाई है वहां से कर लेते हैं, और कुछ हम क्या है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यही चीजें आपकी रही हैं। इट इज क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम चीजें क्लियर है। तो नेक्स्ट और अंतिम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है आपका, इसको जीएस पेपर नंबर आप सेकंड में रख सकते हैं, और इसको आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो आप खासतौर पर सेकंड में ही रखो तो बेटर रहेगा। हाँ देखो, कौशल विस्तार और परिवर्तन के 12 वर्ष पूरे। अब ये चर्चाओं में पीआईबी से हमने इसको लिया है। कहां से लिया है? पीआईबी से हमने इसको लिया है। बेसिकली क्या है, ये कहते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े स्किलिंग पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण किया है। मतलब कि भारत जो है इकोसिस्टम बन चुका है, किसका? स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने कहा कि अब तक भारत में 13,888 प्लस औद्योगिक शिक्षण संस्थान जैसे ITIs भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी क्या है, हम आज तक 100 प्लस में नहीं जा चुके, हमारा जो नंबर है वो नीचे ही रहता है। तो सिंपल सी बात है इतने सारे 56.08 लाख प्रशिक्षु 2016 से जुड़े हुए हैं। इस पे जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं? 56.08 लाख हैं। किसमें? IITs के अंदर। 1.64 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कर दिया गया। और सबसे बड़ा रोचक बिंदु यह है कि 10,000 करोड़ रुपए आपने क्या कर दिया, यहां पर धांधला कर दिया, स्कैम कर दिया। आपने स्कैम कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए आप खा गए इन बच्चों के, इन युवाओं के, इन यूथ के। किसके नाम पर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर। और क्या दिया आपने कि देखो 1.5 करोड़ अभ्यर्थी स्किल्ड इंडिया मतलब कि SIDH पर काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब कहा जाता है, उस पर पंजीकृत है।
मैं आपको एक झालमुड़ी बता देता हूं यहाँ पे। हाँ देखो, मैं यहाँ पर आपको झालमुड़ी बता देता हूँ कैसे झालमुड़ी किया जाता है। ये जो डेटा है ना, ये वाला 1.64 करोड़ जो दे रखा है, ये इसके अंदर भी होगा 100%, ये इसके अंदर भी इंक्लूड होगा, यही डेटा इसके अंदर होगा। इसमें से आधों को इधर आधों को उधर। ये सरकार की सबसे बड़ी आप देखोगे खामी जो रही है ना, बड़ी अच्छी आई है, ये डेटा को हेर फेर करते हैं और ये सरकार डेटा से खेलती है, कहीं कुछ का कुछ बता देगी, कुछ का कुछ बता देगी। खैर मेरा उद्देश्य यहाँ पर आलोचना करना नहीं है किसी भी चीज का, मेरा उद्देश्य आपको चीजें बताना। आइए समझ लेते हैं यहाँ पर कि स्किल इंडिया मिशन के बारे में, क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, भविष्य में पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको हम चीजों को करते चलेंगे। देखिए, स्किल इंडिया मिशन जिसको बोलते हैं कौशल विकास मिशन कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा इसका उद्देश्य था युवाओं को स्किल सिखाना है, रोजगार योग्य बनाना है, और ये प्रमुख पहल शुरू कर दी गई थी। अब देखो, एक आलोचना कर देता हूं चलते चलते क्लास में ही। भारत सरकार कह रही है कौशल विकास योजना, पता है क्यों लेकर के आना पड़ा, इसको क्यों लेकर के आए, रीजन समझ रहे हो? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो स्किल नहीं, वो है रट्टा मार। क्या है? वो है रट्टा मार। बेसिकली यहां पर चीजें, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम अमेरिका की तरह होता, यूरोप की तरह होता, जापान की तरह होता, रूसिया की तरह होता, अदर कंट्रीज की तरह होता, तो आपको ऐसे प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लाने नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि आपकी जो एजुकेशन रट्टा मार है, वही परंपरागत, आप सिखाते थोड़ा ही है, आप रटवाते हैं, आप रटवाते हैं, केवल क्या करते हैं? रटवाते हैं। तो मिशन का परिचय क्या है, इसकी शुरुआत, अब इसको आप लोग को लिखना है ना, तो स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है, अगर आप लिखें इसको, तो इसका जो शुरुआत किया गया था 2015 में किया गया था मोदी जी के द्वारा। ये तो इसमें एक्सपर्ट है, पिछले 12 सालों में एक्सपर्ट हो गए हैं, ये फीता काटने में और भाई और बहनों करने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। लेकिन सबसे भद्दा कार्यकाल आप उठा करके देखोगे ना, 1950 से अब तक का इनका ही रहा है, सबसे ज्यादा भद्दा कार्यकाल। मुख्य उद्देश्य की बात कर लें, भारत के युवाओं को क्या करना है, उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण करना है और उनकी रोजगार, मतलब कि आप देखोगे एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देना है, इनका ये कहना है। नई तकनीकी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे भाई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर क्यों सिखा रहे हो, आप एजुकेशन का पार्ट बनाओ इसको, और यदि एजुकेशन का पार्ट बनाओगे तो आपका दिवाला निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी आपके परंपरागत ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं, आपके पास जो शिक्षक है वो भी वही परंपरावादी है, रट्टा मार होकर के पास आए हैं, तो उनमें स्किल नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ये काम करती रहती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये काम किया था दिल्ली में, उन्होंने यूरोप भेजे थे अपने शिक्षक, क्यों? वहां पर स्किल सिखाने के लिए, ताकि आप सीख कर क्या हो, तभी आप सिखा सकते हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका, ये मैं उसकी खूबी और तारीफ करता हूँ, है ना। हाँ, जो अच्छी चीज है, देखो अच्छी चीज है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका दिवाला निकल जाएगा अगर आपने स्कूल में करना कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप यहीं पर करोगे और इसके नाम पर आप क्या है, ठग जाओगे। आप अधिक से अधिक क्या करोगे, संचित निधि से पैसा निकालोगे और अपना प्रचार प्रसार करोगे, है ना, फिर 12 लाख किलोग्राम तक की जो आपकी आती है ना मशरूम, वो खाओगे, बस और कुछ नहीं करोगे। रोबोटिक्स, इन सब के अलावा इंडस्ट्री का जो आपका आया ना, एक इनका इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती टेक्नोलॉजी को भी प्रशिक्षण करना शामिल है, तो ये चीजें भी आपकी रखी गई है। क्लियर हुआ? हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका स्किल इंडिया मिशन। चलिए, इसमें कुछ और प्रमुख योजना है इस मिशन के तहत में, कुछ एकीकृत क्या है योजनाएं कर दी गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक कमी थी, दूसरी लेकर के आगे। युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। वन फॉर एग्जाम्पल, मेरे गांव में एक लड़का था, उसके पास में था TSET, मैंने उसको एक बार पकड़ लिया, रोक लिया, मैंने कहा, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, कभी वो क्लास देखेगा कहेगा सर आपने मेरी वहां पर चीजें बोली है ना, ये बात सही नहीं है, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे ही गांव का कोचिंग जाता था वो बच्चा, मैंने उसको पकड़ लिया और उस पर TSET था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। मैंने पूछ लिया कि बताओ ये कैसे आपको मिला है और कहां से चीजें हुई, तो बोला सर ये तो बढ़ रहा था, बस कुछ नहीं हुआ, मैंने उसमें अपना नाम भर दिया और कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ स्किल वगैरह सीखे, ये सब ऐसे ही चल रहा है मामला। बोले सर कुछ नहीं, मुझको और 2 एक और दे दी, एक के चक्कर में 2 और TSET दे दी, उसका भी नाम लिखवा लिया मेरे से, बस सरकार ने डाटा कलेक्ट कर लिया। मैंने कहा यही हुआ है बाबू और कुछ नहीं हुआ है, TSET बांट दी गई हैं। मैंने कहा कभी गए हो, प्रशिक्षण कभी हुआ है? बोले सर कुछ नहीं हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ, TSET मिली थी बस एक, उसको पहन के घूमते हैं एकदम। मैंने कहा सही है, तुम इस समय क्या हो गए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शिक्षा आपने प्राप्त कर ली और आप स्किल्ड हो चुके हैं। और यहां तक कि सबसे बड़ा जो टारगेट ये रखा गया, जब भारत सरकार ने ये लाई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको लेकर के अलग से मिनिस्ट्री बना दी, ताकि जाओ आप और करप्शन करो,
आपके पास पैसा है, अलग से सेपरेट फंड बनाएंगे आपके लिए, लेकिन हो क्या रहा है, जमीन स्तर पर चीजें कुछ और है। सरकार को डेटा से मतलब है और उसके पास में अगर डेटा होगा बस चीजें वो उसी के साथ खेलती रहेगी। चलिए देखिए, इन सब के अलावा पीएम आप देखोगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना आई थी, जिसमें उद्योग व्यवहारिता प्रशिक्षण, जिसमें आप देखोगे अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना था। जन शिक्षण संस्थान लेकर के आई थी, कम पढ़े लिखे या स्कूल छोड़ चुके लोगों को व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना। अरे भाई आप शिक्षण छोड़ो, उनको रोजगार ही दे दो, बात खत्म करो। आप इन लोगों को जिन्होंने शिक्षा छोड़ दी है उनको उनके अनुकूल रोजगार ही दे दो, तो बस बहुत सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी, है ना। हाँ, कौन करता है इसका क्रियान्वयन सर, तो इसको लेकर के अलग से बनाया था, मिनिस्ट्री बनाई गई है। कौन सी, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो आपकी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, इसके अंतर्गत काम करता है। 3 स्तरीय संरचना है इसमें। सुचारू रूप से चलने के लिए शासी परिषद बनाई है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल है और इसमें स्टैंडिंग कमेटी है और मिशन के निर्देशालय, इसमें आप देखोगे डायरेक्टर भी बनाए गए। तो ये एक लेयर बना दी गई कि लेयर बाय लेयर करप्शन आप करते रहो। बोले सर आप करप्शन क्यों बोल, क्योंकि है वही करप्शन, अब मैं क्या कर सकता हूं, लूटा जा रहा है। फिर इसके पीछे कौन रहा, उत्तर प्रदेश और आ गया, फिर योगी बाबा आ गए, बोले हम भी करेंगे ऐसा काम, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे ही में है ना। 30 लाख के आसपास हमारी जनसंख्या, 30 लाख करोड़ के आसपास जनसंख्या यूपी की। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं। तो इस पे क्या है, उत्तर प्रदेश विशेष संवर्धन एक योजना बनाई सरकार ने। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी संचालित है और इसे 2013 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य है युवाओं को 30 से अधिक विभिन्न सेक्टर्स में मुक्त प्रशिक्षण देकर के आत्मनिर्भर बनाना है। लो, इतना सारा युवा घूम रहा है उत्तर प्रदेश का, इधर उधर काम कर रहा है, कभी मुंबई जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी विदेश जा रहा है, यहीं पर प्रशिक्षण ले लेता है, स्किल ले लेता है, 30 से अधिक योजना है, काम मिलता, खुद स्टार्टअप तैयार करता, सारी चीजें हो जाती। काहे भाई जरूरत है, ये सब कागजों पर है। उन कागजों को बोले सर अब डिजिटलाइजेशन हो गया ना तो अब फ्रॉड नहीं होता है सर। अब पता है क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया मेरे गांव का एक एग्जांपल कि उसको एक टी-शर्ट दे दी है ना, कि लो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY दे दिया आपको, चलो जाओ, आपका थंब ले लिया, आधार कार्ड से लिख लिया, बस डेटा लग गया। अब वो डेटा फाइल से सीधा कहां चढ़ा दिया, अब आपको पागल बना दिया गया, देखो इतना सारा सब कुछ हो गया है। भाई आपको पता है संस्थान उनकी है, डेटा में कहां गड़बड़ी होगा वो कर सकते हैं सारी चीजें, है ना। तो वो जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। चुनौतियां क्या है, चुनौती सबसे बड़ी इसको लेकर के ये है, चुनौती सबसे बड़ी ये है असंगठित क्षेत्र में कौशल की कमी है, उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल की कमी है, जैसे उनको चाहिए ऐसा नहीं है, डिमांड टू सप्लाई की कमी है, और भी कई ऐसी चीजें हैं। हमारे यहां पर इकोसिस्टम ही ऐसा नहीं है, तो और भी कई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। समाधान क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड, इसमें आप कर सकते हैं उद्योगों की भागीदारी को बढ़ा दो, स्थानीय स्तर पर मांग मतलब कि डिमांड टू सप्लाई स्तर हो, डिमांड ड्राइविंग स्किलिंग आप करो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करो, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो शिक्षक है उनको चीजें बताओ ना, तो तब चीजें सारी होंगी। मैं देखो बीच बीच में आनंद लेता रहता हूं, कई मेरे आस पड़ोस के मेरी फैमिली में शिक्षक भी हैं, टीचर भी रह चुके हैं अलग अलग सर्विसों में, है ना। तो फैमिली मतलब कि ताऊ एज ए कजन वगैरह, तो मैं उनसे बहुत आनंद लेता रहता हूँ। मेरे से काफी एजिड भी हैं और मैं उनसे आनंद लेता हूँ भरपूर कि बताइए चलिए थोड़ा सा, तो बड़ा मजा आ जाता है उनके साथ में। कई बार जो सर्विस में है, जैसे कुछ पुलिस में है, आर्मी में है ना, तो बड़ा आनंद आता है उनके साथ बात कभी करो, हालांकि वो कम मिलना होता है, तो बड़ा आनंद आता है उनसे कभी बार पूछो ना, तो उनका जो दिमाग है ना जो पहले से था वो बहुत सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया। जो प्राइमरी टीचर होते हैं ना उनसे कभी बात करना, वो हिल जाएंगे आपसे बात करके, क्योंकि उनको पता नहीं रहता, वो भूल चुके हैं सब कुछ। एक समय में था उनका थोड़ा सा माइंड, लेकिन अब प्राइमरी में चले गए वो छोटे बच्चों में, तो अब उनका मस्तिष्क जो है बहुत लिमिटेड हो गया। अब मेरे पे कहा है CBI आएगी, ED आएगी, क्या करेगी, मेरे अकाउंट में मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए मिलेंगे, है ना, क्या ही मिल सकता है मेरे अकाउंट में, मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या करेगी CBI उठा करके मेरे को, बताओ। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था आपका महत्वपूर्ण आज का जो करंट अफेयर हमने आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करी। हाँ, कई कई कह रहे थे कि सर आज कहां से किधर से, देखो ये था आज का बड़ा महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक था करंट अफेयर, बहुत ही मजेदार करंट अफेयर था। और
टोटल आपकी परीक्षा से रिलेवेंट था। हमने यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे और मेंस के क्वेश्चन देखे। अब आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बाबू, 5 मिनट आपको देते हैं, फिर उसके बाद में क्लास को ऑफ करेंगे, एंड करेंगे। क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार टॉपिक ऐसा होता है तो सीरियस होना होता है, नहीं तो टॉपिक फिर हम पे हावी हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा बताना होता है कि नहीं, आपको तोड़ के रखेंगे, आपकी एक एक नस तोड़ेंगे आपकी एक एक लाइन की, और फिर बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को, अपने भाई बहनों को प्रोवाइड करवाएंगे। अब आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ, सर का लुक चेंज आज बिल्कुल, आज क्लीन है एकदम। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली बेसिस पर आपकी ये क्लास होती है करंट अफेयर की, तो डेली बेसिस पर 7 AM को आया करें और क्लास का लुत्फ और आनंद लिया करें। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है क्लास के पश्चात। ये क्लास आपको दोनों ही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। लाइव यहाँ पर चलती है तो वहां पर भी अपलोड हो जाती है, एजुकेशन बायर जो UPSC वाला सेकंड हमारा यूट्यूब चैनल है। सोनू, सिलेबस पूरा होने के बाद क्या करें? क्या क्या करें सोनू? सिलेबस पूरा होने के बाद क्या किया करें? मैं समझा नहीं आपके। चलिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे किसी और क्लासेस में, किसी और सेशन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अभी UPSC का रिजल्ट नहीं आया, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और इसका PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नोट्स बनाते चलिएगा। देखो, नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं हमेशा से कहता हूं, क्योंकि सर एक बार UPPCS क्वेश्चन रिवीजन करा दीजिए। ठीक है, उस पर करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। UPPCS का चलाएंगे सिलेबस चलाएंगे। चलाएंगे वो सीरीज चलाएंगे। UPPCS को थोड़ा सा फोकस करेंगे, 1 महीना उस पर काम करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, तो उस पर चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, अब वो शिफ्ट हो रहे हैं स्टेट PCS की तरफ, और UPPCS का एग्जाम भी आपका नवंबर दिसंबर के आसपास में, तो उसको चलाएंगे हम सितंबर अक्टूबर के आसपास में चलाएंगे उसकी सीरीज, और लाइव चलाएंगे, पूरी चीजें चलाएंगे, है ना। तो उसका लोड मत लीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में, किसी और क्लासेस में। आपके साथ क्लास करके आनंद आया, और ऐसे ही मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और एजुकेशन बायर पर अपना प्यार बना करके रखना, और सपोर्ट करते रहना लगातार। अपना फीडबैक देना मत भूलना। कुछ क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर भी अवश्य रूप से देना है। आपको सेशन कैसा लगता है, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।